हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले गंगा नदी तंत्र की नदियां, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से हम देखेंगे। गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं तथा जो भी उप सहायक नदियां उसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, अगर हम गंगा नदी की बात करें दोस्तों, तो जहाँ से ये निकली गंगा नदी, जहाँ से उद्गम हुआ, वहाँ से लेकर के इनके मुहाने तक कम से कम इसमें सैकड़ों नदियाँ करके मिली, छोटी बड़ी। लेकिन हम छोटी नदियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से जो बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं गंगा नदी के बारे में। दोस्तों, गंगा नदी जो है ना, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगर चाहे हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें। भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये जिस एरिया में अपवाहित होती हैं, वहाँ पे हरियाली रहती है, सिंचाई की व्यवस्था ज़बरदस्त रहती है। ठीक है, पानी पीने की उपलब्धता बहुत अच्छे ढंग से रहती है। इनका जो भौमिक जल स्तर रहता है ना, उस एरिया में बहुत ही ऊंचा रहता है। देखिए, गंगा नदी हमारे यहाँ से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गंगा नदी की मतलब होने की वजह से हमारे यहाँ का जो भौमिक जल स्तर है ना, ये आपका 15 से 20 फीट पे ही है। 6-7 मीटर अगर गहरा खोद करके आप पाइप लटका देते हैं तो बहुत अच्छा और शुद्ध मीठा जल आपको मिलेगा पीने के लिए। हम लोग का 15-20 फीट पे ही बहुत ही ज़बरदस्त पानी देता है हम लोग का हैंड पंप है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्धता रहती है जिस एरिया में यह अपवाहित होती हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात करें तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, हम लोग गंगा नदी को एक नदी के रूप में नहीं, हम गंगा देवी के रूप में पूजते हैं, गंगा माता के रूप में पूजते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब एक आस्था का केंद्र है, हम उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका भौगोलिक दृष्टिकोण तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दोनों रूप से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए, गंगा नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इनकी जो लंबाई है ना 2525 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं 2510 किलोमीटर दिया रहता है। जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो 2510 किलोमीटर दिया रहता है। एग्जाम में लंबाई पूछ दे तो दोनों में से कोई एक करना है, ध्यान रखिएगा इसको। अगर हम 2525 किलोमीटर की लंबाई के हिसाब से देखें तो कौन से राज्य में गंगा नदी की लंबाई कितनी है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड में 450 किलोमीटर लंबा इनका जो क्षेत्र है वो 450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर में बहती हैं। बिहार में 405 किलोमीटर में बहती है। और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सीमा में 110 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। ठीक है, देखिए इनसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा इसको, किसमें? उत्तर प्रदेश में। अगर ये पूछ दे कि कौन से राज्य में गंगा नदी की लंबाई जो है सबसे कम है, तो झारखंड। इसको याद रखिएगा। कितना है? वल्ली 40 किलोमीटर। देखिए, अगर हम गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो दोस्तों इनका जो उद्गम है ना, गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख ग्लेशियर कहाँ है? ये आपको उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला में है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने गंगा नदी का जहाँ से उद्गम हुआ है, ठीक है ना, उसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने देखा है। कौन कौन सी नदियाँ आकर के अलकनंदा नदी मिली है, कहाँ से भागीरथ नदी आई है, तो फिर कैसे कैसे दोनों नदियाँ आकर के, कई नदियों का जल लेकर के आकर एक जगह पड़ता है देवप्रयाग, वहाँ पे मिलती हैं। और फिर वहाँ पे जब संगम बनाती हैं, जब दोनों नदियाँ मिलती हैं ना, तो जब मिलने के बाद जो मुख्य धारा का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं गंगा। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उसको वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। अच्छा, हम नदी तंत्र और जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो जो गंगा नदी है ना, ये बहुत कम हिस्सा जाकर के बांग्लादेश में बहती है ना, तो पूरा का पूरा अधिकांश हिस्सा भारत में बहती है। इसलिए इसका नदी तंत्र जो है ना, नदी का तंत्र, ये आपका भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है, और रही सिंधु नदी की बात और प्लस ब्रह्मपुत्र नदी की बात, तो भारत में बहती तो है, बट उनका अधिकांश हिस्सा दूसरे देश में बहता है। इसलिए वो दोनों नदियां का वैसे ही पत्ता कट गया कि भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र हो या सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र हो ना, बिल्कुल नहीं। जब अधिकांश उनका जो लंबाई है दूसरे देश में, तो सिंपल सी बात है, भारत के परिप्रेक्ष्य में तो उनकी महत्वपूर्णता रहेगी ही नहीं। ठीक है ना, वो सबसे बड़ी नदी तंत्र हो ही नहीं सकती, उनका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र हो ही नहीं सकता। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ये गंगा नदी से लंबी है। ठीक है ना, तो अगर लंबी है तो एक चीज़ और भी याद रखिएगा, हमने यहाँ पर बोला भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? गंगा का। ठीक है ना, तो जब नदी, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी लंबी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का होना चाहिए ना जल ग्रहण क्षेत्र। तो लेकिन क्यों नहीं हो रहा दोस्तों? इसलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो हिस्सा है ना, बहुत ही कम है। अधिकांश हिस्सा चीन में पड़ता है, तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। तो इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मपुत्र नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कम है गंगा की अपेक्षा। लेकिन अगर नदी पूछ दे, तीनों नदियों की कंपेयर कर दे, सिंधु नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, गंगा नदी की, तो सबसे बड़ा अगर जल ग्रहण क्षेत्र पूछे तो हम ब्रह्मपुत्र को करेंगे, क्योंकि पूरा चाइना और भारत को मिला करके फिर बात करेगा ना।
ध्यान रखिएगा, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे जलग्रहण क्षेत्र तो गंगा, अगर तीनों नदियों के बारे में पूछे तो ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यह जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है, तो देखिए भारत और बांग्लादेश में बहती है, याद रखिएगा इसको। हुगली, हुगली एक ज्वारी नदी है। ज्वारी का मतलब दोस्तों जैसे कि ज्वार आता है उसमें, ठीक है, उस नदी में ज्वार आता है। हुगली किसको बोलते हैं? हुगली जहाँ पे पश्चिम बंगाल में जब गंगा जाती है ना तो इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक तो चल जाता है बांग्लादेश में और दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी में ऐसे सीधे गिरने लगता है, ठीक करके, ठीक है। तो जो कोलकाता नगर के किनारे जो नदी आई है उसी को हम बोलते हैं हुगली नाम दे देते हैं, और जो बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है उसको हम भागीरथी नाम दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। और हुगली की एक सहायक नदी है दोस्तों दामोदर नदी, इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियों के बारे में। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, करेंट अफेयर्स की श्रृंखला अब शुरू हो गई है और नंदिनी तिरैया मैम आज से क्लास लेना शुरू करेंगी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं चैनल, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से पढ़ाएंगे। तो आज से करंट अफेयर्स उनका शुरू हो गया है, ठीक है। और जो लोग ईपीएसआई की तैयारी करते हैं, जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो संतोष सर आज से वो भी स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो मैथ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए आप लोग। अब आपको सभी जितनी भी टॉपिक है बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है और बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। यूपीएसआई का दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं बहुत लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली आप लोगों को मतलब यूपीएसआई के लेवल का ही बताया जाएगा, बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन बट जो यूपीएसआई का आपका अलग से है ना तो उसको अलग से भी बताया जाएगा, मतलब जो थोड़ा लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं गंगा यमुना बोल रहा हूँ, गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है यमुना नदी, ठीक ना। पूछे गया गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। और यह नदी जो है ना ये दोस्तों हिमालय की पहली ऐसी नदी है जो गंगा के दाहिने तट पे आकर के मिली है, ठीक है। तो हिमालय की जो सहायक नदियों की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर बाएं तट पर जो भी नदियां मिलती हैं अगर वो हिमालय से निकली हैं तो बाएं तट पे ही मिलती हैं, ठीक है, दाहिने तट पे नहीं मिलती। हिमालय से अगर निकल करके आपका इसमें गंगा नदी में मिलती हैं तो बाएं तट पे ही मिलती हैं, इसको याद रखिएगा। लेकिन यमुना एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से तो निकलती जरूर है बट वो जाकर के दाहिने तट पे मिलती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 1365 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर, दोस्तों ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे? बंदरपुच की चोटी है उत्तराखंड में, वहाँ पे एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। सहायक नदियों की बात करें तो टोंस, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, ये सब क्या है, ये आपका सहायक नदियाँ हैं यमुना नदी की दोस्तों, गंगा नदी की नहीं, यमुना नदी की। अगर गंगा नदी की हम बात करें तो ये उप सहायक नदियाँ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? उप सहायक नदियाँ। इटावा के पास आकर के गंगा में मिल जाती है, इसको याद रखिएगा। अगर हम यमुना नदी के किनारे स्थित नगर की बात करें तो दिल्ली हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और चंबल नदी के बारे में देखते हैं। देखिए चंबल नदी का जो उद्गम है ना ये एमपी के जनापाव पहाड़ी है, ठीक है ना, मालवा पठार, वहाँ से निकली है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बनास हो गया, काली सिंध हो गई, पार्वती और कुवारी। देखिए राजस्थान की यह जो है ना ये एक सदावाहिनी नदी है दोस्तों, हमेशा बहती रहती है, ठीक है ना, मतलब कि गर्मियों में भी इसमें पानी निरंतर बना रहता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम सोन नदी। देखिए सोन नदी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। ये तो कहीं कहीं जगह जगह पर इतनी चौड़ी हो जाती है ना कि वाह, देखोगे ना तो लगेगा जैसे समुद्र का नज़ारा है। मैं तो देखा हूँ दोस्तों इसके पास से, एकदम सासाराम गया था एक बार, तो वहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से मतलब कि उसमें घूम फिर के देखा जाकर के नदी में, उसमें सूखा था थोड़ा। देखिए इसका अन्य नाम स्वर्ण नदी है या फिर सुवर्ण नदी, ठीक है, स्वर्ण नदी बोलो या सुवर्ण नदी। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी पर से, और यहीं के आसपास में नर्मदा का भी उद्गम स्थान है, ठीक है ना, अमरकंटक पहाड़ी। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। अच्छा अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में है, इसको याद रखिएगा। अभी पहाड़ियों के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। जितनी भी पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, कुछ भी नहीं छोड़ना, एक एक करके आप लोगों के माइंड में घोल दिया जाएगा। बस वेट कीजिए थोड़ा कुछ दिन, सब कुछ एकदम जितनी भी भारत के परिप्रेक्ष्य हो, चाहे विदेश मतलब विदेशों के जो भी पर्वत सर्वत हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छे ढंग से और डिटेल से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ठीक है दोस्तों।
ध्यान रखिएगा। तो इसकी लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। देखिए इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, इसकी बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है और गरवा नामक जगह पर तो 5 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन कहीं पूछ देना, या फिर ऐसे जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए तो याद रखना चाहिए कि जो सोन नदी है ये गरवा नामक जगह पे 5 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और ये पटना से 16 किलोमीटर पहले ही जाकर के गंगा में मिल जाती है। अगर हम गंगा के बाएं तट की बात करें तो देखिए रामगंगा, ठीक है, रामगंगा कुमाऊं हिमालय से ये निकलती है और हरदोई जिला में कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और ये कौन कौन से जिलों में अपवाहित होती है? मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, ठीक है। लंबाई इसकी 600 किलोमीटर है। बहुत बड़ी नदी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ही है। अब हम पढ़ेंगे गोमती नदी के बारे में, ठीक है। देखिए इसका उद्गम जो है ना फुलहर झील से है और ये पीलीभीत जिला में, पीलीभीत जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये फुलहर झील से निकली है। उसके बाद घाघरा नदी, घाघरा नदी का अन्य नाम सरयू है। ये छपरा जिलों में जिलों में नहीं दोस्तों, छपरा में मिल जाती है। मतलब गंगा नदी में छपरा के पास में ये जाकर के मिल जाती है। अच्छा, इसके किनारे कौन से नगर हैं? तो अयोध्या, ठीक है ना, अयोध्या को याद रखिएगा, सरयू के किनारे है। उसके बाद गंडक नदी, गंडक नदी दोस्तों इसका अन्य नाम देखिए, नेपाल में से शालिग्राम बोला जाता है और भारत में नारायणी। शालिग्राम क्यों बोला जाता है दोस्तों? शालिग्राम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस नदी में शालिग्राम नाम का पत्थर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जो पूजा पाठ मतलब किए जाते हैं ना शालिग्राम पत्थर से, तो उस पत्थर की अधिकता की वजह से इसे शालिग्राम भी बोलते हैं। इसका उद्गम धौलागिरी एवरेस्ट चोटी के मध्य में है और ये सोनपुर में गंगा में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम कोसी नदी। दोस्तों इसका जो अन्य नाम है कौसकी नदी भी है, ठीक है। ये सन कोसी नदी तथा तामुर कोसी नदी के मतलब संगम पे मतलब मिलने से ये बनी है, ठीक है। उसी तरह जब सन कोसी नदी तथा तामुर कोसी नदी मिली तो इसकी जो मुख्य धारा थी, जो मुख्य शाखा थी, उसको हम कोसी नदी बोलने लगे, ठीक है। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ें बहुत आती है दोस्तों। ये जब हिमालय से, जब पहाड़ों पर से बहुत ही तेज़ी से आती है, बहुत मात्रा में पानी लेके आती है, ठीक है। और पानी लेके आती है ना तो तेज बहाव होने की वजह से बहुत सारे मिट्टी कंकड़ पंकड़ अपने साथ तोड़ ताड़ के ले आती है और ला करके ऊपर से नीचे गिरते गिरते मतलब अपने मार्ग में क्या ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी कंकड़ पत्थर डाल देती है। जब मिट्टी कंकड़ पत्थर डाल देती है उसका मार्ग जो है ना अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है तो ये क्या करती है अपना मार्ग इधर उधर लगती है बदलने। चलिए हमने एक नाली खोदी, ठीक, नाली खोद दिया हल्का सा और उसमें हमने पानी प्रवाहित कर दिया, ठीक है। उसको आगे चल करके हम मिट्टी डाल देंगे तो सिंपल सी बात है, अब पानी लगातार हम डालते जाएंगे तो क्या करेगा कि वो अपने अगल बगल नाली से हट करके अब वो अगल बगल जाने लगा, सीधे नहीं जाएगा, सीधे तो हमने ढक दिया तो अगल बगल जाएगा तो उसका मार्ग बदलने लगा। तो सेम कीजिए, ये भी जब अपना सारा मिट्टी कंकड़ पत्थर अपने नदी के मतलब नदी में डाल देती है सामने बीचों बीच, तो वहाँ से उसका रास्ता हो जाता है ब्लॉक। उसके बाद क्या करती है, ये अपने अगल बगल पानी को जिधर कमज़ोर मिट्टियाँ रहती है उधर घुमा करके लेके जाती है। तो इस तरह से इसका रास्ता हमेशा बदलता रहता है, ध्यान रखिएगा। इसमें बाढ़ बहुत आती है दोस्तों, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोई ऐसा वर्ष नहीं होता जिस वर्ष इसमें बाढ़ न आए, बहुत खतरनाक बाढ़ आती है हमेशा, हर वर्ष इसमें कुछ ना कुछ सुना मतलब यही सब सुनने को मिलता है, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदाओं वाली चीज़ें। इसके बाद दोस्तों आता है महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा नदी। महानंदा की बात करें तो यह देखिए अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकली है और ये जो है महानंदा नदी जो है गंगा की सबसे पूर्वी या सबसे अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ने पे इसकी 2 वितरिकाएँ हो जाती है, 2 शाखाओं बढ़ जाती है। एक तो चला जाता है बांग्लादेश में और एक चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, गिरती है कोलकाता के नज़दीक से होकर के, इसको याद रखिएगा। तो जो कोलकाता के मतलब समीप से होकर के जाती है उसी को बोलते हैं हुगली नदी, उसको नाम दे देते हैं हुगली नदी, ठीक है। और यह कोलकाता इसके किनारे स्थित है, ठीक है। इसकी सहायक नदी एक दामोदर नदी है, इसको भी याद रखिएगा। तो इस तरह से चैप्टर हमारा समाप्त हो गया और हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा, ठीक है ना। और दोस्तों मन लगा करके पढ़िए, ठीक है ना, पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, नहीं पढ़ेंगे ना तो कोई पूछने वाला नहीं है आपको, इस तरह ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नमस्कार।